हाय एवरीवन, सो वेलकम टू यूपीएससी जीएस टू इंडियन पॉलिटी लेक्चर 49। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने स्पेशल पावर्स और जो स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर है ऑफ लोकसभा वो पूरा क्लोज करा था। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्स है पार्लियामेंट के अंदर, बेसिकली 4 टाइप के बिल्स होते हैं आपके: ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और अमेंडमेंट एक्ट्स, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स जो आते हैं आपके 368 के थ्रू। ठीक है, तो इन 4 डिफरेंट बिल्स के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो प्रोविजंस रहता है, ठीक है, कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द मीनिंग। एक पूरे टेबुलर फॉर्मेट में मैं समझाऊंगा। ठीक है, मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, कौन कौन से आर्टिकल्स रिलेटेड हैं उससे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देन विल ऑल्सो डिस्कस कि किस बिल में प्रेसिडेंट का क्या असेंट रहता है, ठीक है, या मतलब रिकमेंडेशन इज़ रिक्वायर्ड और नॉट। ठीक है, वो प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। उसके बाद वील ऑल्सो डिस्कस कि किस बिल को आप किस हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ऐसे मतलब ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो आप लोकसभा राज्यसभा दोनों में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। फाइनेंस बिल भी आपका लोकसभा के अंदर होगा, स्पेसिफिक टू कैटेगरी ए। ठीक है, इसमें कैटेगरी ए एंड बी 2 होती है। ठीक है, वो समझा दूंगा मैं, बिकॉज इस लेक्चर के बाद जो एक लेक्चर होगा उसमें हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द डेडलॉक, कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक, फाइनेंशियल बिल, मनी बिल प्रॉपर डिस्कस करेंगे बिफोर मूविंग टू द मेन टॉपिक दैट इज़ योर बजट। ठीक है, बजट कैसे पार्लियामेंट में बनता है वो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा। बट कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक, आज के टॉपिक में हम इन 4 टाइप के बिल्स का बाइफिकेशन एक टेबुलर फॉर्मेट में समझेंगे, सो दैट आपके पास एक क्विक गो टू नोट्स बने। ठीक है, और आपके पास कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि 4 बिल में से किस बिल पे आपका प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, किस हाउस के अंदर आप कौन सा बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, किस टाइप की मेजॉरिटी के साथ आपको बिल पास कराना पड़ता है, वेदर इट्स स्पेशल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, वो सारी चीज़ें किस बिल के कोरस्पॉन्डिंग क्या रहती हैं, दैट विल डिस्कस। ऑल्सो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा में, कि भाई लोकसभा से निकला, राज्यसभा ने रिजेक्ट करा, तो ये वो बिल कहाँ जाएगा, मतलब वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, नहीं जाएगा, या राज्यसभा का कितना पावर है, ऑल दोज थिंग्स विल डिस्कस। ठीक है, विल ऑल्सो डिस्कस कि इन द केस ऑफ डेडलॉक क्या ऑप्शन है हमारे पास पार्लियामेंट के पास, कि उस बिल को मतलब उसको कैंसिल आउट करना पड़ेगा, या डू वी हैव द प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग और नॉट। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी में छोटा सा डेडलॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बता दूंगा, कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट उसको प्रॉपर जो डिटेल में है, बिकॉज 3 टाइप के सिनेरियोज बनते हैं डेडलॉक में। ठीक है, या तो आपने एक हाउस से, मतलब वो मैं समझा दूंगा कि एक हाउस से पास होने के बाद दूसरे हाउस ने उसको रिजेक्ट कर दिया या होल्ड कर दिया, या जो दूसरे हाउस ने अपने सजेशंस और रिकमेंडेशंस मॉडिफाई करके वापस जो जिस हाउस से वो ओरिजिनेट हुआ था उसको भेजे, और उस हाउस ने मतलब उस सजेशंस को लेने से मना कर दिया। तो इन 3 कैटेगरी के टाइप के बेसिस पे आपका डेडलॉक क्रिएट होता है। तो 4 बिल के कोरस्पॉन्डिंग जो डेडलॉक बनता है उस केस में क्या ऑप्शंस रहते हैं पार्लियामेंट के पास, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली विल ऑल्सो डिस्कस जो असेंट प्रेसिडेंट को देनी है उसके बेसिस पे प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है, राइट। हमने ये लास्ट मतलब जो पहले के लेक्चर्स है उसमें डिस्कस करा था कि प्रेसिडेंट के पास देर आर सर्टेन पावर्स जिसमें वो वीटो वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, एब्सोल्यूट वीटो। तो किस बिल में वो कौन सा लगा सकते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बिफोर वी स्टार्ट अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप में से कई यूज़र्स आके वीडियो देख रहे हैं बट दे आर नॉट लाइकिंग, सो मतलब अगर लाइक आया तो लाइक कर दो, शेयर इट विद मतलब अपने दोस्तों के संग शेयर करो, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो इसको ना हम पूरे चीज़ को एक टेबुलर फॉर्मेट में समझेंगे। ठीक है, फर्स्टली आपका ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, सेकेंड इज योर मनी बिल, थर्ड इज योर फाइनेंस, एंड फोर्थ इज योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करेंगे, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जो आप बनाओगे दैट इज प्रॉपरली योर, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ए इज अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, सो ऑब्वियसली फर्स्टली विल स्टार्ट विद द मीनिंग। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल को स्टार्ट करने से पहले हम मनी बिल से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज मनी बिल इज़ एवरीथिंग दैट इज़ मेंशन अंडर आर्टिकल 1110, उसके प्रोविजंस हैं 1 to F। ठीक है,
अब देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मनी बिल की क्या रहती है कि मनी बिल आपके देश के फाइनेंस से सीधा सीधा रिलेटेड है, ठीक है। अगर आपको कोई रेगुलेशन या इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस होता है दैट कम्स अंडर योर आर्टिकल 1110 सब प्रोविजन ए, ठीक है। अगर आपको कोई बोरोइंग या गारंटी लेनी है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो वो भी आपका मनी बिल का पार्ट बनता है। मतलब एनी बिल दैट एक्सक्लूसिवली डील्स विथ द मनी मैटर एंड दैट इज मेंशन अंडर योर आर्टिकल 1110 विल बी कंसिडर्ड एज मनी बिल, ठीक है। हम जब मनी बिल को पिक करेंगे तो उसमें जितने भी टाइप के प्रोविजंस हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका ये टैक्सेस का रेगुलेशन है, आपकी बोरोइंग और बोरोइंग की गारंटी या जो भी सरकार पैसा उठाती है, ठीक है। देन विल ऑल्सो डिस्कस द कंसोलिडेटेड फंड, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, वो भी आपका मनी बिल का पार्ट है, ठीक है। यूसेज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड का जो कैसे रहेगा वो भी आपका मनी बिल का पार्ट है, ठीक है। सो ऑल दोज थिंग्स, एक्सपेंसेस कैसे चार्ज होते हैं, मतलब पैसे से मोटा मोटी जो भी अगर कोई ऐसा बिल है जो पैसे की चीज़ को आपको इम्पैक्ट देता है या उसमें कोई रेगुलेशन लाने की या चेंज लाने की कोशिश करता है तो दैट विल बी पार्ट ऑफ मनी बिल एंड द आर्टिकल दैट मेंशंस मनी बिल इज योर अंडर आर्टिकल 1110, ठीक है। नाउ सेम गोज फॉर फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल आपका 117 है। अब देखो फाइनेंस बिल और मनी बिल का डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, बट टू गिव यू अ हाईलाइट, मनी बिल स्पेसिफिकली मेंशंस योर फाइनेंशियल्स और द मनी मतलब जहाँ पे पैसे की मुद्दा होता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मनी बिल चलता है। बट फाइनेंस बिल में आपका जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट है बिल का वो दैट इज़ नॉन मॉनेटरी, ठीक है, बट उसका कुछ ना कुछ सब पार्ट आपका मनी बिल से रिलेटेड रहता है, मतलब मनी बिल का जो टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड होता है। तो उसी के बेसिस पे फाइनेंस बिल का आपका कैटेगरी बन जाती है, दैट इज़ ए एंड बी, ठीक है। तो बेसिकली ए में क्या रहता है कि प्राइमरी क्राइटेरिया या प्राइमरी जो फील्ड है जिस पे बिल बनाया गया दैट इज़ नॉन मनी रिलेटेड, और उसका जो मॉनेटरी पार्ट है, मनी पार्ट है, अगर दैट बिलोंग्स टू आर्टिकल 1110 तो वो आपका ए कैटेगरी का फाइनेंस बिल बनता है। और अगर कोई भी ऐसा प्रोविज़न है उसके अंदर मनी मैटर एंड इफ इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ आर्टिकल 1110 देन इट बिकम्स योर फाइनेंस बिल टाइप बी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि फाइनेंस बिल का जो मीनिंग है दैट कम्स अंडर आर्टिकल 117, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें पता है आर्टिकल 368 के थ्रू जो भी आप अमेंडमेंट्स लाते हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कि ड्राइव होता है थ्रू 368, उसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा, स्पेशल मेजॉरिटी, प्रेसिडेंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो वो अगर आर्टिकल 368 के बेसिस पे कोई बिल आ रहा है दैट इज़ योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इन तीन के अलावा जो भी बिल बचा, जिस भी टाइप का बिल बचा दैट कम्स अंडर योर ऑर्डिनरी बिल। सो अ बिल अदर देन रेस्ट ऑफ 3, ठीक है। एक कोई भी बिल जो आर्टिकल 110 का पार्ट नहीं है, 117 का पार्ट नहीं है, 368 का पार्ट नहीं है, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट पे आओ, इसमें लिखेंगे इस मतलब ऑब्वियसली कुछ ऐसे बिल्स हैं जिसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन नीडेड होता है टू इंट्रोड्यूस दैट बिल, राइट। तो इसमें लिखो इज recommendation required by president to introduce the bill, ठीक है। सो ऑर्डिनरी बिल के केस के अंदर आपका जो प्रेसिडेंट का वो है रिकमेंडेशन दैट इज़ नॉट नीडेड, ठीक है, अनटिल अनलेस वो एक आर्टिकल 3 का पार्ट हो। बेसिकली आर्टिकल 3 का पार्ट क्या रहता है कि कोई भी ऐसा बिल जो कि इंडिया की डेमोक्रेसी मतलब जो बॉर्डर और स्टेट्स की रिलेटेड चीज़ें हैं वो आर्टिकल 3 के अंदर मेंशन है, राइट। तो अगर कोई ऐसा बिल आता है जो कि ऑर्डिनरी बिल की क्राइटेरिया में है बट वो आर्टिकल 3 से रिलेटेड है तो उस केस के अंदर ही आपका जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है वो नीडेड होता है, ठीक है। ये हमने स्पेशल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में डिस्कस भी करा था कि भाई प्रेसिडेंट चाहे
तो सीधा किसी भी स्टेट या किसी भी जो टेरिटरी है उसको अमेंड कर सकता है, राइट। बट कोई भी ऑर्डिनरी बिल इफ़ इट डज नॉट डील्स विथ आर्टिकल 3 तो उसके अंदर आपका जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है वो नीडेड नहीं रहता, ठीक है। सो इसमें लिख लो नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ आर्टिकल 3, ठीक है। अब आर्टिकल 3 क्या है वो मैंने बता दिया है, लिख लो इसमें टेरिटरी स्टेट्स, ठीक है, ओके। अब देखो मनी बिल का तो हमें पता ही है, कोई भी ऐसा बिल जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट के अंदर, अगर वो मनी बिल है तो उसमें सबसे पहले जो रिकमेंडेशन है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। तो मनी बिल और फाइनेंस बिल के अंदर आपका ऑब्वियसली, क्योंकि फाइनेंस बिल का भी कुछ ना कुछ पार्ट आपका पैसे से रिलेटेड है, तो इन दोनों बिल में आपका जो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है वो नीडेड होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर नहीं होता, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपका लोकसभा से निकलता है या राज्यसभा से निकलता है, ठीक है। उसमें प्रेसिडेंट की कोई नीड नहीं होती कि भाई उसका रिकमेंडेशन मिले या ना मिले, ठीक है, मतलब मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो इस केस के अंदर मनी बिल में येस इट इज़ नीडेड, फाइनेंस बिल में भी येस, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में नो, ठीक है। तो सिर्फ मनी बिल फाइनेंस बिल में मैंडेटरीली इट इज़ येस टू हैव द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बिल के लिए नहीं है, और ऑर्डिनरी बिल में अगर वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 3 से रिलेटेड है तो ही रिकमेंडेशन की नीड है, अदरवाइज रिकमेंडेशन की नीड नहीं है, ठीक है। थर्ड इज़ योर इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन ये है कि वो किस हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल आपका ईदर हाउस, मतलब किसी भी हाउस में वो पहले आ सकता है, ठीक है। मनी बिल आपका सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा ओनली। सेम गोस योर फाइनेंस बिल ऑल्सो, लोकसभा ओनली, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी आपका ईदर हाउस का पार्ट है, ठीक है। तो फाइनेंस बिल और मनी बिल आपका सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, और ऑर्डिनरी बिल और आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपके किसी भी हाउस में पहले इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, इट कुड बी राज्यसभा और इट कुड बी लोकसभा, ठीक है। अब पास करने के लिए व्हाट टाइप ऑफ मेजॉरिटी, ठीक है। अब देखो व्हाट काइंड ऑफ मेजॉरिटी इज नीडेड टू पास द बिल। अब ऑर्डिनरी बिल के अंदर आपका सिंपल मेजॉरिटी रहता है, अब टाइप ऑफ मेजॉरिटी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ तो आप वो पुराना लेक्चर जाके देख लो, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी रहता है। मनी बिल और फाइनेंस बिल में मनी बिल के अंदर भी आपका सिंपल है, इसके अंदर भी आपका सिंपल है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपका स्पेशल मेजॉरिटी रहता है, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये है कि आपका लोकसभा राज्यसभा में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू द बिल दैट इज गेटिंग इंट्रोड्यूस वो कैसी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ऑर्डिनरी जो बिल अगर इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में, अगर वहाँ से पास होता है और राज्यसभा में रिजेक्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो लोकसभा और राज्यसभा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज अगर राज्यसभा ने वो रिजेक्ट करा तो वो बिल आगे प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए नहीं जाएगा और वो कभी एक्ट नहीं बन पाएगा या लॉ नहीं बन पाएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ मनी बिल इफ आई से, तो लोकसभा की पावर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, क्योंकि अगर लोकसभा ने पास करके भेजा राज्यसभा के पास तो राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन होते हैं, या तो वो उसको पास करके भेज दे, या अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेता तो भी वो बाय डिफ़ॉल्ट राज्यसभा से पास हो जाएगा, ठीक है। अगर वो कोई रिकमेंडेशन भेजता है राज्यसभा तो भी लोकसभा इज़ नॉट बाइंडेड टू हैव दोज चेंजेस इन द ओरिजिनल बिल, ठीक है। तो उस केस के अंदर लेजिस्लेटिव पावर जो है वो लोकसभा की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा, ठीक है। सो ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर ऑर्डिनरी बिल लोकसभा इज इक्वल्स टू राज्यसभा, इसको ढंग से बना लेते हैं, लोकसभा इज इक्वल्स टू राज्यसभा एंड राज्यसभा कैन रिजेक्ट द बिल, ठीक है, ठीक है। मनी बिल के केस के अंदर ऑब्वियसली योर लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा एंड आरएस कांट रिजेक्ट, या तो वो पास कर सकता है
या तो वो वेट कर सकता है 14 दिन से ज़्यादा, या फिर वो रिकमेंडेशन भेज सकता है एडिट करके, ठीक है। तीनों ही केसेस में राज्यसभा के एक्शंस का लोकसभा पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू मनी बिल, फाइनेंस बिल के केस में अगेन लोकसभा इज इक्वल्स टू राज्यसभा, बिकॉज जब ये फाइनेंस बिल आपका राज्यसभा में जाता है ना, राज्यसभा टेक इट एज ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। तो वहाँ पे एक्सेप्ट रिजेक्ट सब कुछ हो सकता है। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए भी सेम है, लोकसभा इज इक्वल्स टू राज्यसभा एंड बोथ हैव द सेम पावर, बिकॉज दोनों ही हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना ज़रूरी है। बोथ हैव इक्वल पावर, ठीक है। तो दिस वॉज योर लेजिस्लेटिव पावर। अब इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि व्हाट विल हैपन इफ़ वी हैव अ डेडलॉक, ठीक है। इन केस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। अब डेडलॉक का एज अ कॉन्सेप्ट समझ लो। डेडलॉक का क्या मतलब रहता है कि भाई कोई भी बिल अगर एक हाउस से निकल के गया और दूसरे हाउस में उसमें डिसएग्रीमेंट हो गया या उसने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, तो उस केस के अंदर वो बिल एक्ट तो बन नहीं सकता, राइट। तो इस केस के अंदर ऑब्वियसली आपका बिल जो है वो बीच में अटक गया है, उस केस को कहते हैं डेडलॉक। अब देखो, लटकने वाली जो बात है वो अगर दूसरे हाउस ने रिजेक्ट करा तो भी हो सकती है, ठीक है, या दूसरे हाउस ने उसको बहुत दिन तक 6 महीने से ज़्यादा उसको रोक के रखा है, उस पर डिस्कशन नहीं चल रहा, उस पर एक्शन नहीं हो रहा, ठीक है। और जो ओरिजिनल हाउस है जहाँ से वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था बिल, उसने वो पास करे हुए 6 से ज़्यादा महीने हो गए, तो भी वो डेडलॉक का सिनेरियो बन सकता है, ठीक है। तीसरा सिनेरियो डेडलॉक का ये होता है कि भाई ओरिजिनल हाउस ने पास करा, दूसरे हाउस ने कुछ रिकमेंडेशंस भेजे, ठीक है, और वो रिकमेंडेशंस ओरिजिनल हाउस को एक्सेप्टेबल नहीं थे, तो उस केस के अंदर भी आपके डेडलॉक बन सकता है। इन 3 सिनेरियो के बेसिस पे आपका डेडलॉक जब बनता है तो आपके बिल आगे प्रोसीड नहीं हो सकते, राइट। उस केस के अंदर आपका जो जॉइंट सेशन होता है लोकसभा राज्यसभा का, वो प्रेसिडेंट कॉल करते हैं कि भाई लेट्स हैव अ जॉइंट सेशन, और उसको जो प्रिसाइड है वो लोकसभा का स्पीकर ही करता है। उस केस के बेसिस पे वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी में आपका ये डिसाइड होता है कि भाई वो बिल पास होना या नहीं होना, ठीक है। तो इन जॉइंट सेशन ओनली द डेडलॉक कैन बी रिजॉल्व थ्रू अ सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग ऑन द बिल, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका डेडलॉक का। तो इन केस ऑफ डेडलॉक क्या रहता है, ऑर्डिनरी के बिल के बेसिस पे योर कॉलिंग ऑफ जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल के बेसिस पे आपके जॉइंट सेशन, मतलब जॉइंट सेशन या जॉइंट सीटिंग कुछ भी लिख लो, बट ऑर्डिनरी बिल अगर डेडलॉक में जाता है तो वहाँ पे दोनों की बराबर ही मतलब जॉइंट सीटिंग होती है, राइट। मनी बिल के बेसिस पे डेडलॉक कांट हैपन, ठीक है, बिकॉज राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, तो ऑब्वियसली वो लोकसभा बाय डिफ़ॉल्ट उसको प्रेसिडेंट के पास जाके असेंट करा ही देगा, तो राज्यसभा को कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मनी बिल के केस में डेडलॉक कैन नॉट हैपन, ठीक है। फाइनेंस बिल के बेसिस पे भी जॉइंट सिटिंग, और अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे अमेंडमेंट एक्ट बिल विल कम टू एंड इन केस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। तो ये आपका कुछ सिनेरियो बन गया आपके व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ डेडलॉक, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक इज कि भाई असेंट ऑफ प्रेसिडेंट, असेंट ऑफ प्रेसिडेंट कि भाई कौन से बिल पे प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, वो असेंट दे सकते हैं या अपना वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी केस के बेसिस में द प्रेसिडेंट कैन गिव असेंट और द प्रेसिडेंट कैन यूज इट्स वीटो पावर्स, दैट इज एब्सोल्यूट वीटो पावर, ठीक है, सस्पेंसिव एंड पॉकेट, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आप पहले लेक्चर्स में जाके ये कॉन्सेप्ट अगर आपको ये रिकॉल नहीं हो रहा है तो वहाँ पिछले लेक्चर्स में जाके समझ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रॉपर्ली देखा है, तो जस्ट गो थ्रू द लेक्चर। मेरे को ऐसे लेक्चर नंबर याद नहीं है, तो देख लेना। तो ऑर्डिनरी बिल के बेसिस पे प्रेसिडेंट या तो असेंट दे के उसको एक्ट बना सकता है बिल को, या फिर वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो यूज़ करके उस बिल में कुछ ना कुछ चेंजेस या कुछ मतलब उसको जो सही लगता है वो करवा सकता है, ठीक है।
मनी बिल के केस में भी द प्रेसिडेंट कैन प्रोवाइड द एसेंट और द प्रेसिडेंट कैन यूज एब्सोल्यूट वीटो, ठीक है, ठीक है, सिर्फ एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकता है और सस्पेंसिव एंड पॉकेट वीटो इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब ये कैसे एप्लीकेबल नहीं है, आप लोग एक बार जो प्रेसिडेंट की पावर है उस पर जाके डिस्कस, उसको जाके समझोगे ना तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फाइनेंस बिल के केस में भी प्रेसिडेंट एसेंट दे सकता है और आपका एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव या पॉकेट वीटो यूज हो सकता है, ठीक है। और ये अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे आपका बाय डिफॉल्ट प्रेसिडेंट को एसेंट देना जरूरी है। अंडर आर्टिकल 368 इट इज मेंशन प्रेसिडेंट कांट रिजेक्ट द बिल दैट इज स्पेसिफिक टू योर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो एसेंट नीड्स टू बी गिवन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। सो ये कुछ बिल्स थे जो हमने आज के लेक्चर में कवर करे। दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेडलॉक, ठीक है, फाइनेंस बिल, मनी बिल, ये सब बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे सो दैट वी कैन इवेंचुअली मूव टू नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट विद बजट, ठीक है। तो ये अगले 2 लेक्चर्स का कुछ कंटेंट है एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। शॉर्ट रखा है सो दैट आपको एक कंसोलिडेटेड बिल के जो टाइप्स हैं वो समझ में आ जाए, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक द कंटेंट, ठीक है। एंड कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।